हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेलमेंट से। जो हमारा लास्ट रिवीजन था वो था सेक्शन 147 तक। अब हम आगे पढ़ेंगे 148 से। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो है बेलमेंट। ये याद रखें कि इसका चैप्टर नंबर पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 9 बेलमेंट। इसका जो पूरा सेक्शंस है वो है 148 से लेकर जाते हैं ये 181 तक। अब यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 148 में कि बेलमेंट क्या होता है। तो बेलमेंट इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड। किसी भी गुड की डिलीवरी करना बाय वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, फॉर सम पर्पस। और ये पर्पस पूरा होने पर, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, ही रिटर्न, या तो रिटर्न कर देगा या डिस्पोज ऑफ करेगा, जैसे कि डायरेक्शन दिया गया था उस पर्सन के द्वारा जिसने डिलीवर किया था वो गुड्स को। तो ये होता है बेलमेंट। अब आते हैं एक ऐसा पर्सन जिसने डिलीवरी करी है गुड्स की, वो कहलाएगा बेलर, और जिसको डिलीवर किया गया है वो कहलाएगा बेली। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 149 में कि डिलीवरी होगी कैसे। ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है 148 की, वो डिलीवरी होगी कैसे। तो डिलीवरी हाउ मेड, तो यहाँ पे बता दिया गया डिलीवरी जो होगी बेली को, वो बाय पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली। उस बेली के पोजीशन में देके ये डिलीवरी कंप्लीट होगी। अब आते हैं सेक्शन 150 में। 150 में बताया गया है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम्स में कि बेलर की ड्यूटी होगी डिस्क्लोज करना, जो गुड्स उसने बेल किए उसमें क्या क्या फॉल्ट हैं, फॉल्ट को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। तो बेलर इज़ बाउंड, ये बेलर जो है वो बाउंड होगा डिस्क्लोज करने के लिए बेली को जो फॉल्ट्स उस गुड्स में हैं। अगर बेलर अवेयर है and which material interfere with the use of them or expose the bailey for extraordinary risk, he does not make such disclosure, he is responsible for the damage arising to the bailey from such fault। अगर वो अवेयर था और अगर उसको अवेयर रहते हुए उसको मालूम था कि इससे बेली को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क है, तब जो बेलर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कोई भी डैमेजेस अराइज होता है बेली को डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए जो है एक हॉर्स को किराए पर देता है, वो ये जानता था कि हॉर्स जो है वो विशियस है। बी, he does not disclose the fault that horse is vicious। ए ने बी को हॉर्स दिया और ये नहीं बताया कि वो जो हॉर्स है वो विशियस है। और हॉर्स जब बी चला रहा था तब हॉर्स जो है वो रन अवे हो गया और बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, बी फेंका गया और उसको इंजरी हुई। तो इसमें जो ए जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेज के लिए। अब आते हैं हम इसके क्लॉज पार्ट 2 में। 150 का जो पार्ट 2 ये बोलता है कि अगर गुड्स को हायर किया गया था, मतलब किराए पर दिया गया था, कोई पैसे लेके हायर में देना, तो जैसे हम टैक्सी को किराए पर चलाते हैं वैसे ही हायर पर दिया गया कोई चीज़, बेलर उसके लिए अवेयर हो या ना हो, ये बता दिया गया अवेयर हो या ना हो तब भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब अगर सिर्फ आपने गुड्स हायर भी कर दिया और आपको पता भी नहीं है कि इसमें कोई फॉल्ट है और उस फॉल्ट के कारण अगर कोई इंजरी होती है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल होगे। इसका क्लॉज इलस्ट्रेशन भी ये बोलता है कि ए हायर्स अ कैरियज ऑफ बी, और कैरियज जो था वो अनसेफ था और बी जो था उसके लिए अवेयर नहीं था, उसके द्वारा ए को इंजरी हुई और बी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उस इंजरी के लिए। अब आते हैं केयर टू बी टेकन बाय बेली। बेली जब जो गुड उसको बेल किए गए हैं, बेलमेंट में दिए गए हैं, उसकी केयर कैसे करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी प्री में पूछा जाता है। बेलमेंट जो है जब केयर टू बी टेकन बाय बेली, तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस, एक ऑर्डनरी मैन जैसा उसकी केयर करता वैसे उसको उसकी केयर करनी होगी। 152 में बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस और थिंग्स बेल्ड, बेली कब लायबल नहीं होगा लॉस के लिए, अगर उसने सेक्शन 151 की केयर अच्छे से करी है तो उसको लॉस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। 153 में बता दिया गया टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। अगर कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो कि इनकंसिस्टेंट है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, तब वहाँ पे जो होगा वो जो बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा।
तो अब हम देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, और ये जो होगा वो ऑप्शन ऑफ बेलर के लिए होगा। तो ये जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर इनकंसिस्टेंट एक्ट करता है बेली तो ये किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, तो ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। इसका इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। ए लेट्स बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। ए ने बी को किराए पर दिया एक हॉर्स, बी खुद चलाएगा उसको इसलिए, लेकिन बी ने वो हॉर्स खुद ना चला के बी ड्राइव द हॉर्स इन हिज कैरेज। दिस इज ऑप्शन ऑफ ए अ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, क्योंकि यहाँ पे ए ने उसको ओन राइडिंग के लिए दिया था ना कि कैरियज के लिए, और ये जो है बी उसको एज अ कैरियज यूज़ कर रहा है, तो ये ऑप्शन ऑफ ए पे टर्मिनेट किया जा सकता है, वॉइडेबल होगा ए के लिए। अब आते हैं सेक्शन 154 में। 154 में बता दिया गया कि जो अनऑथोराइज्ड यूज़ करेगा, जो गुड्स बेल्ड हुए हैं उसका अनऑथोराइज्ड यूज़ करना, तो उसकी भी लाइबिलिटी बेली की होगी। सेक्शन 154 में बता दिया बेली अगर कोई अनऑथोराइज्ड यूज़ करता है तब बेली अगर अनऑथराइज्ड यूज़ करता है नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेलमेंट ही इज़ लायबल टू मेक कंपनसेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अनऑथराइज्ड यूज़ करता है तो कंपनसेशन देना होगा बेलर को फॉर द डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द गुड्स। अब आते हैं सेक्शन नंबर 155 में। 155 में बताया गया है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विथ बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विथ बेली। बेली क्या करता है, बेलर के कंसेंट से एक ऐसा जो गुड्स बेली के पास थे और जो गुड्स बेलर के थे दोनों को मिला देता है। जैसे कि एक आटा है जो कि बेलर का है और बेसन है बेलर का, बेली का, तो इन दोनों को विथ कंसेंट मिलाता है, तब क्या होगा, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर्स थस प्रोड्यूस। तो जब भी उसमें से जो भी कुछ प्रॉफिट अगर होता है तो दोनों के रिस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से दोनों को पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर विथ कंसेंट होता है तो बराबरी से हिस्सा बांटा होगा, लेकिन वही चीज़ बिना कंसेंट के, विदाउट बेलर के कंसेंट के कर दी जाती है और इसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि एक पीनट्स है बेलर का और बेली के पास थे चना, तो इन दोनों को मिला दिया गया, तो चना और पीनट को सेपरेट किया जा सकता है। तो इसमें जो सेपरेट करने की चार्ज होगी वो एक्सपेंस कौन उठाएगा, तो वो बता दिया गया है यहाँ पे, जो एक्सपेंस उठाएगा वो बेली उठाएगा। बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ एंड एनी डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ मिक्सचर। अब आते हैं ऐसा बिना कंसेंट के किया और उस गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उस इफेक्ट में बता दिया गया है कि अब जैसे आटा और बेसन को मिला दिया गया तो वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो इसमें जो बता दिया गया है कि डिलीवर देम बैक टू द बेलर और बेलर इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन बाय द बेली ऑफ द लॉस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे सीधा साफ बता दिया गया है कि बेलर जो होगा वो कंपनसेशन के लिए मिलेगा। अब हम 154, 155 और 156 को सिंपल देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है ये। 154 में सिंपल बताया गया है, इसकी रेमेडीज देखते चलिए। 155 में अगर बेलर के कंसेंट से होता है तो दोनों को बराबर शेयर मिलेगा। 156 में बिना बेलर के कंसेप्ट के हुए और उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट करने के जो चार्जेस है वो बेली देगा। 157 में जो मिक्सचर है वो बिना बेलर के कंसेंट के हुआ है और उस गुड्स को सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, तो बेलर जो होगा वो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड होगा। अब आते हैं सेक्शन 158 में, बेलर रिपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कोई बेलर है, ठीक है, उसने अपना सामान दिया था बेली को, अब वो बेली उस सामान को रखा और उस सामान को अच्छे से रखने में जो उसको खर्चा आया है या फिर जो भी उसने उसको बचाने में खर्चा किया है या फिर कोई वर्क डन किया है, तो उसको जब वो वापस करेगा बेलर को, तब बेलर उसको नेसेसरी एक्सपेंसेस जो खर्चे आए हैं वो देना होगा बेली को।
तो अब इसका सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन में बताया गया है कि वेयर बाय द कंडीशन ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट टू और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर एंड द बेली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नो रिम्यूनरेशन द बेलर शैल रिपे द बेली नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट। मतलब जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आए हैं उसको रखने में वो देना होगा बेलर को। अब आते हैं सेक्शन 159 में, रेस्टोरेशन ऑफ गुड लैंड ग्रेटिट्यूअसली। इसमें ये बता दिया गया है कि अगर एक लैंडर है जिसने कोई सामान को किराए पर दिया था, लेकिन वो उस समय के पहले ही, जो टाइम था उस समय के पहले ही वो अपना जो वापस मांग ले रहा है सामान को, तो उसके बाद जो बोरोवर को लॉस हुआ है तो वो लॉस को रिकवर देना होगा किसको? लेंडर को। लेंडर और बोरोवर के लिए ये चीज़ बनी हुई है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 160 में। सेक्शन 160 बोलता है कि रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा टाइम ख़त्म होने पर और पर्पस ख़त्म होने पर वो जो गुड्स उसको बेल किए गए थे वो वापस करने होंगे। ये सिंपल 160 में बता दिया गया। 161 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। अगर गुड्स को रिटर्न नहीं करता है बेली तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो अगर डिफॉल्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न, तब ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिटोरिएशन ऑफ गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। उसके बाद जो भी लॉस होता है बेलर को, उसके लिए बेली लायबल होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 162। सेक्शन नंबर 162 में बताया गया है टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट बाय डेथ। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट अगर हुआ था और वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर बेलर या फिर बेली की डेथ हो जाती है, चाहे बेली की डेथ हो या बेलर की डेथ हो, उससे टर्मिनेशन हो जाएगा बेलमेंट का। तो ये 162 ये बहुत बार प्री में पूछा जा चुका है कि किसकी डेथ से टर्मिनेशन होता है। तो बेलर और बेली दोनों की डेथ में से किसी की भी डेथ हो जाए तो ये टर्मिनेशन हो जाएगा। अब आते हैं 163 में, बेलर्स एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। In the absence of any contract to the contrary, the bailey is bound to deliver the baler or according to his direction any increase or profit which may be accrued from the goods billed। जैसे कि एक ए है, उसने अपनी काऊ दी किसको? बी को, बेल किया, और जब गुड्स बेल्ड थे उसी समय काऊ ने एक काफ को भी बर्थ दिया, तब अब बी के पास जो गुड बेल्ट थे वो काऊ प्लस काफ दोनों थे। तो जब वापस करने की बारी आएगी तो वो सिर्फ काऊ को बेल नहीं, क्योंकि काऊ ही बेल थी तो वो सिर्फ काऊ को बेल नहीं करेगा, जो भी प्रॉफिट हुआ उससे, मतलब काऊ प्लस काफ दोनों उसको वापस करनी होगी ए को। अब आते हैं सेक्शन 164 में। 164 में बता दिया कि बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अगर बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा बेली को अगर कोई लॉस होता है या फिर बेली में सस्टेन बाय रीजन ऑफ दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग देम। मतलब बेलर के कोई डायरेक्शन से बेली को लॉस होता है तो उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा 164 में। 165 में बता दिया गया बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। एक से ज़्यादा लोग अगर बेलमेंट में देते हैं तो उसकी बात की गई है 165 में। 166 में बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। मतलब बेलर ने बेलमेंट तो कर दिया, जैसे बेलर ने एक गुड्स को बेली को दे दिया, लेकिन बेलर जो था वो गुड उसका था ही नहीं, मतलब उसके पास उसका टाइटल था ही नहीं। लेकिन तब भी अगर बेली उस गुड को वापस उसी बेलर को दे देता है जिसके पास टाइटल नहीं है तो भी बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये बताया गया 166 में। अब आते हैं 167 में, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। कोई थर्ड पर्सन आके, इफ़ अ पर्सन अदर देन बेलर, बेलर ने गुड्स दिए थे बेली को, अब कोई थर्ड पर्सन आके मांग रहा है कि वो गुड्स उसके हैं, तब जो कोर्ट है, बेली जो है वो कोर्ट को अप्लाई करेगा, अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 168। 168 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा भी जाता है। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में स्यू फॉर
specific reward offered. The finder of goods has no right to sue. जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास कोई राइट टू शू नहीं है of the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred him to preserve the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation. मतलब जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास शू मतलब वाद लाने का अधिकार नहीं है। किस चीज़ के लिए? जो उसको ट्रबल हुआ, जो उसके वॉलेंटरली एक्सपेंसेस आए और जो उसको खर्चा आया उस गुड्स को प्रिजर्व करने में, उसके लिए वो शू तो नहीं कर सकता, लेकिन उस गुड्स को वो रिटेन अपने पास रख सकता है जब तक ओनर उसको एक कंपनसेशन ना दे दे। And where the owner has offered a specific reward for return of goods lost, the finder of goods may sue for such reward. अगर ओनर ने उस सामान के घूमने के लिए कोई रिवॉर्ड रखा हुआ था तो वो रिवॉर्ड के लिए जो फाइंडर ऑफ गुड्स है जिसको वो गुड्स मिले हैं वो वहाँ पे शू कर सकता है। ये बता दिया गया है, मे शू फॉर सच रिवॉर्ड, एंड साथ साथ उसको रिटेन में भी रख सकता है जब तक वो रिवॉर्ड उसको मिल ना जाए। तो ये बता दिया गया सेक्शन 168 में। अब आते हैं सेक्शन 169 में। व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। कब वो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो उस गुड्स को सेल कर सकता है? व्हेन अ थिंग इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट इफ द ओनर कैन नॉट विथ रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड। अगर उसका ओनर नहीं मिलता है तो, और जो ओनर है वो रिफ्यूज़ कर देता है अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस पे करने से, तब जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जो फाइंडर है वो उसको सेल कर देगा अगर वो थिंग इन डेंजर है और पेरिशिंग और लॉसिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब वो नष्ट होने वाली है या सड़ने वाली है तो उसको उस समय पे वो तुरंत भेज देगा। अब व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर in respect of the thing found is 2/3 of the value। मतलब जो सामान उसको मिला था उसमें उसके ओनर को खोजने में और उसके जो सामान को प्रिजर्व करने में 2/3 ऑफ द वैल्यू का खर्चा हो चुका है, तब वो फाइंडर जो है वो सेल कर देगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 170। सेक्शन नंबर 170 में बताया गया है पर्टिकुलर लियन, बेली का पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन में बता दिया गया है, इसमें बता दिया गया कि जो भी लेबर और स्किल बेली ने, जैसे बेलमेंट हुआ कोई गुड का, उसमें किस चीज़ के लिए हुआ? कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बिल्ड, ही हैज़ राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल ही रिसीव द रिन्यूमरेशन। मतलब जैसे कि ये एक एग्जांपल है, एक ए है जिसने डिलीवर किया एक डायमंड, किसको? बी को। बी कौन है? एक ज्वेलर है। अब बी उसमें अपना कटिंग करेगा, उसको पॉलिश करेगा, तो अपना लेबर और स्किल दे रहा है। अब बी इस गुड्स को ए को तभी वापस करेगा जब बी के रिन्यूमरेशन उसको दे दिए जाएं, तब तक वो उसको रिटेन करके रख सकता है जब तक उसके रिन्यूमरेशन उसको पे ना कर दिया जाए। इसी चीज़ को बोला जाता है लियन, मतलब रखना कब्जे में। और ये जो है ये बेली का पर्टिकुलर लियन है, पर्टिकुलर लियन ऑन 170। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप। अब आते हैं हम सेक्शन 171 में, जिसमें बता दिया गया जनरल लियन। जनरल लियन बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज और पॉलिसी ब्रोकर्स के लिए होता है। तब ये जो हैं ये रिटेन करके रख सकते हैं जो भी गुड्स बिल्ड किए गए थे, but no other person has right to retain as a security for such balance goods billed to them unless there is a express contract to that effect। मतलब ये उन चीज़ों को एज अ रिटेन करके रख सकते हैं एज सिक्योरिटी, और जो जनरल लियन के पावर है वो इन्हीं सभी के पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन 172 में। 172 में बताया गया है प्लेज, पॉनर, पॉनी डिफाइंड। तो 172 में प्लेज का जो है वो बताया गया डेफिनेशन, द बेलमेंट ऑफ गुड्स। जो बेलमेंट हुआ है मतलब कोई डिलीवरी हुई है गुड्स की, किस पर्पज़ के लिए? एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड
प्लेज। अब हम इसको समझते हैं कि जो बेलर है वो कहलाएगा पॉनर और जो बेली है वो कहलाएगा पॉनी। तो जो बेलर है जो गुड्स देता है किसको देगा? बेली को। तो बेली को गुड्स दे रहा है तो वो इस पर्पस से दे रहा है कि वो बेली से डेप्ट ले सके, और यहाँ पे जो गुड्स हैं वो इसी पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। तो ये जो प्रोसेस है, जब जो गुड्स है वो एज अ सिक्योरिटी दी जाएगी, तब ये जो बेलर है वो हो जाएगा पॉनर और ये जो बेली है वो हो जाएगा पॉनी। अब आएंगे सेक्शन 173 में पॉनी राइट टू रिटेन। पॉनी का जो पॉनी को गुड्स बिल्ड किए गए थे वो उसको कब तक रिटेन करके रख सकता है? तो पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड। पॉनी जो है वो उसके गुड्स को प्लेज करके जब तक रख सकता है जब तक पूरा पेमेंट ना हो जाए डेप्ट का, और साथ साथ इंटरेस्ट ऑफ द डेप्ट का, और साथ साथ और ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस जब तक पे ना कर दिए जाएं। ये ऑल नेसेसरी एक्सपेंस तो ये हो गया डेप्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस को जब तक पे नहीं कर दिया जाता तब तक जो पॉनर है वो उसको एज अ रिटेन करके रख सकता है सिक्योरिटी के तौर पे। और उसके बाद आते हैं सेक्शन 174 में पॉनी का नो राइट टू रिटेन, सॉरी पॉनी राइट रिटेन करके रख सकता है। मेरे से पॉनर निकल गया, लेकिन पॉनी के पास है राइट टू रिटेन करने का, और पॉनी का कोई राइट टू रिटेन नहीं है नॉट टू रिटेन फॉर डेप्ट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेस्ड। मतलब जो पॉनी है वो शेल नॉट रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर डेप्ट और प्रॉमिस अदर देन डेप्ट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेस्ड। मतलब जिस चीज़ के लिए उन्होंने जिस डेप्ट के लिए उसको प्लेज किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसी डेप्ट के लिए ही प्लेज होगा, किसी और डेप्ट के लिए वो प्लेज नहीं माना जाएगा। बट सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड इन रिगार्ड टू सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय द पॉनी। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको शैल प्रिज्यूम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शैल प्रिज्यूम किया जाएगा। ये चीज़ का शैल प्रिजम्पशन किया जाएगा कि जो पॉनी ने सब्सिक्वेंट एडवांस दिया हुआ था वो उसी चीज़ को लेकर दिया हुआ था। मतलब जो भी गुड्स बेल्ड थे उसके पास वो उसी को लेके सब्सिक्वेंट एडवांस दिया था पॉनर को। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 175 में। 175 में बता दिया गया है कि पॉनी राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। Pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of goods pledged। मतलब जो पॉनी होगा वो एंटाइटल्ड होगा किस चीज़ के लिए? जो खर्चे उसको आए हैं उस गुड्स को प्रिजर्व करने में, उसके लिए। सेक्शन 176 में बता दिया गया है पॉनी राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफ़ॉल्ट। पॉनी के क्या क्या राइट होंगे? जब पॉनर अगर डिफ़ॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ डेप्ट या फिर परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ प्रॉमिस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गुड्स वेयर प्लेज्ड, तो पॉनी क्या करेगा? ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर अपॉन डेप्ट और प्रॉमिस एंड साथ ही साथ रिटेन द गुड्स प्लेज्ड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब पहला तो वो शू कर सकता है उसको, दूसरा रिटेन करके रख रहा है, और ही में सेल द थिंग्स प्लेज्ड, और वो उस थिंग्स को जो गुड्स उसके बेल्ड हुए उसको सेल भी कर सकता है ऑन गिविंग पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल। मतलब उसको रीजनेबल नोटिस देना होगा सेल का। इफ़ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्ट, मतलब जो सेल करने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो कम हैं, जो अमाउंट ड्यू है उससे कम है, तब जो पॉनर है इज़ स्टिल लायबल टू पे द बैलेंस। तो अब जो पॉनर है उसको जो बचा हुआ बैलेंस है उसके लिए वो लायबल अभी भी होगा। और इफ़ द प्रोसीड्स ऑफ सेल आर ग्रेटर देन द अमाउंट, और जो प्रोसीड्स ऑफ सेल है वो ग्रेटर है जो अमाउंट ड्यू है, तो जो पॉनी है वो सरप्लस जो उसको अमाउंट मिला है वो पे कर देगा पॉनर को। अब आते हैं हम सेक्शन 177 में डिफ़ॉल्टिंग पॉनर राइट टू रिडीम। डिफ़ॉल्टिंग पॉनर राइट टू रिडीम में बताया गया है इफ़ अ टाइम is stipulated for payment of debt of performance of promise for which
the pledge is made and the pawnor makes default in payment of the debt or performance, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in the case pay in addition any expenses which have arisen from his default. मतलब पॉनर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब वो रिडीम कभी भी कर सकता है एट सब्सिक्वेंट टाइम, मतलब आगे कभी भी कर सकता है, लेकिन कब? बिफोर सेल, पॉनी उसको सेल करे उसके पहले वो रिडीम कर सकता है, और साथ ही साथ उसके जो पहला तो उसने जो अमाउंट दिया है वो पे करना होगा, और साथ ही साथ इन एडिशन टू कोई और एक्सपेंसेस जो कि अराइज हुए हैं उसके डिफ़ॉल्ट के कारण। ये हो गया सेक्शन 177 में। अब आते हैं सेक्शन 178, इसका सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है, प्लेज बाय मर्चेंटाइल एजेंट। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 178A में। 178A बोलते हैं प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पॉनर है वो ऑब्टेन करता है पोजीशन गुड्स का और प्लेज करता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाइडेबल अंडर सेक्शन 19 और 19A में। 19 में मतलब जो कॉवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड से लिए गए हैं, और या 19A में कोवर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से लिए गए हैं, और 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिए गए हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? वाइडेबल होंगे। तो ये जो पॉनर है जिसने ऑब्टेन किया है प्लेज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत, तब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा हैज़ नॉट बीन रिसाइंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज, रिसाइंड नहीं होगा प्लेज के टाइम पे, बट द पॉनर जो पॉनी है वो एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड दैट ही एक्ट इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द पॉनर डिफेक्ट ऑफ टाइटल। मतलब ऐसा करने के लिए पॉनी को गुड टाइटल तो मिलेगा, लेकिन ही इज़ एक्टेड इन गुड फेथ, ऐसा जो काम है उसका गुड फेथ में होना चाहिए, और साथ ही साथ विदाउट नोटिस ऑफ पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल, और बिना नोटिस के कि पॉनर के पास डिफेक्ट ऑफ टाइटल है, इस नोटिस के बिना करता है, तब ये जो पॉनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 179 में, प्लेज वेयर पॉनर हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। जो पर्सन प्लेज करता है गुड्स इन विच ही हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, तो जो प्लेज होगा वो वैलिड होगा जितना कि उसका एक्सटेंट ऑफ दैट हिज इंटरेस्ट, मतलब जितना उसका इंटरेस्ट है सिर्फ वहीं तक के लिए वो क्या बोलते वैलिड होगा।